हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे लाइव चैट में आपको सभी को आंसर्स देने हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, डेली रात को 10 बजे लाइव टेस्ट होता है। सभी स्टूडेंट्स नीचे लाइव चैट में आंसर्स देते हैं। आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे आ सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं और वहाँ पर मैं भी अवेलेबल होती हूँ, चाहे तो अपने साथ में डाउट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो बताइए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? नदियों की सफाई, रेशम कीट पालन, उद्यान कृषि या मधुमक्खी पालन? सभी के पास बस 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर दीजिए। टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? उद्यान कृषि। उद्यान कृषि से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। और स्वर्णिम क्रांति के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो निरपक्ष तुतेज माने जाते हैं। ओके, निरपक्ष तुतेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष स्थापित किया गया? भारतीय खाद्य निगम यानी कि भारतीय जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए कौन से सन में स्थापित किया गया था? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। सेकंड का आंसर ए, बी, सी या डी? 1972, 1965, 1966 या 1977? चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? 1965। भारतीय खाद्य निगम सन 1965 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा ये सन। निम्न में से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक इनमें से कौन थे बताइए? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या भिकाजी कामा? जल्दी से आंसर दीजिए। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जल्दी किसने किसकी स्थापना की थी, इस पर एक स्पेशल क्विज लेके आएंगे। अभी बताइए, रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? बताइए कादम्बरी के राइटर कौन है इनमें से? प्रेमचंद, कालिदास, बाणभट्ट या हर्षवर्धन? दीजिए आंसर। फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है। इसका आंसर क्या होगा? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी थे, उन्होंने कादम्बरी लिखा था। काफी फेमस है ये, पेपर में ये भी कई बार पूछा गया है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताइए जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी, जनगणना, शैल विज्ञान या सांख्यिकी? दीजिए आंसर नीचे। क्या होगा इसका आंसर? चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी कहते हैं। और आपको पता होगा हर 10 वर्ष बाद जनगणना भी होती है। निम्न में कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। बताइए इनमें से कौन सी जो सेवा वो केंद्रीय सेवा नहीं है? आंसर होगा भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका चुनाव किस प्रकार किया गया था? तो बताइए उनका चुनाव किस प्रकार किया गया था? संसद के द्वारा किया गया था, निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया था, भारत की जनता द्वारा किया गया था या संविधान सभा द्वारा किया गया था? दीजिए आंसर। 7th का आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड्स कंप्लीट। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया था। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उनका पूछा गया है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था इनमें से? तो बताइए कौन था पहला अंग्रेज अध्यक्ष? टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। अंग्रेज ने ही स्थापना की थी। गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध किससे है? संयुक्त उद्यम स्थापित करने से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से या उद्यम योजना से? बताइए गोल्डन हैंडशेक योजना किस चीज से संबंधित है? जल्दी आंसर दीजिए, टाइम पूरा होने वाला है। टाइम अप। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? बताइए इनमें से।
टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता। राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता में गाया गया था, और गाया कब गया था? तो सन 1911 में गाया गया था। सन 1911 में राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता में गाया गया था। सन भी याद रखना है। ओके, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी ना जो, उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये स्थापना की किसने थी, किनके नेतृत्व में हुई थी, बताइए। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सैफुद्दीन किसलू, या ए और बी दोनों? दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और ये हुई कब थी? 1934 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। अब आपको पता है जैसे कि ये इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके होमवर्क होते हैं, आपको लर्न करने होते हैं घर से अच्छे से। ओके, तो बताइए सिनोनिम ऑफ बेनफुल। बेनफुल का सिनोनिम क्या होगा, बताइए। लॉस, इविल, प्रॉफिट या बेनिफिट? दीजिए। 12th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? देखिए, मैं फिर बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनको नहीं पता है, डेली रात को 10 बजे क्विज होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, तो आप भी डेली लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हो रात को 10 बजे आकर क्विज को अटेंड करके। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। टाइम अप हो चुका है। तो बेनफुल का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ईविल। अब देखिए, बेनफुल क्या होता है? बेनफुल होता है बुरा, जो हानिकारक हो, उसे बोलते हैं बेनफुल। और ईविल भी क्या होता है? बुरा होता है। ओके, तो बेनफुल का सिनोनिम क्या हो गया? ईविल। चलिए, बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। लॉस, लॉस सबको पता है, नुकसान या हानि होती है। प्रॉफिट सबको पता है, फायदा या लाभ होता है। बेनिफिट भी क्या होता है? फायदा होता है। ओके, तो ये तो सबको पता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बेनफुल का क्या है? ईविल है। एंटोनिम ऑफ कॉन्सिलेशन, आप बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्प्यूट, बी इरिटेशन, सी सेपरेशन, डी कन्फ्रंटेशन। दीजिए आंसर क्या होगा 13 का? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसको एचएससी एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करना है अच्छे मार्क्स से, इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एकदम से नहीं हो पाएगी वो कैब लर्न। मैं डेली आपको 4 वो कैब कराती हूँ, इनको अच्छे से लर्न किया करो। 4 तो आपको याद हो भी जाएंगी, इकट्ठी याद नहीं हो पाएंगी। तो डेली के 4 वो कैब लर्न किया करो। कहीं नोट करना स्टार्ट कर दो, या फिर डबल स्पीड में करके वीडियो को 1-2 दिन बाद फिर से देख लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। ओके, डबल स्पीड में करके फ़ोन को उल्टा करके रख दो। कोई काम कर रहे हो तो भी सुनते रहो, और रेस्ट कर रहे हो तो भी डबल स्पीड में करके वीडियो को चला दो। आपको ये सारी की सारी वो कैब रिवाइज होती रहेंगी, और सारे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे, और पक्के याद भी हो जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटोनिम ऑफ कॉन्सिलेशन बताना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होगा इसका एंटोनिम, यानी कि उल्टा। देखिए, कॉन्सिलेशन क्या होता है? कॉन्सिलेशन होता है समझौता या मिलाप। ओके, कॉन्सिलेशन मतलब समझौता या मिलाप। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार कॉन्सिलेशन हुआ है? ओके, समझौता या मिलाप हुआ है, लेकिन बार बार क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि झगड़ा हो जाता है। ओके, तो कॉन्सिलेशन या मिलाप, समझौता या मिलाप का उल्टा क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो कॉन्सिलेशन का भी एंटोनिम क्या हो गया? डिस्प्यूट होगा। चलिए, बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इरिटेशन, इरिटेशन क्या होती है? चिढ़ होती है। कहते हैं ना कि मुझे इरिटेट मत करो, मुझे परेशान मत करो। सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है? किसी चीज़ से अलग होना। ओके, कहते हैं ना सेपरेट हो गया, इससे मतलब अलग हो गया। सेपरेशन यानी कि अलगाव। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है सामना करना किसी भी चीज़ का, किसी मुसीबत का, किसी भी चीज़ को फेस करना एक तरीके से। ओके, तो कन्फ्रंटेशन सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। अब देखिए, जो स्टार के अंदर है ये होता है ईडियम, आपको पता है। तो बताइए, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का ईडियम क्या होगा? शोड इज चेस्ट, फाउट लाइक अ हीरो, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, या फेस्ड ब्रेवली। दीजिए आंसर 14 का क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए, टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। कन्फेस क्या होता है? किसी चीज को कन्फेस करना। ओके, मतलब मानना, विदाउट के बिना, किसके बिना? रिजर्व, यानी कि बिना कुछ छिपाए, बिना कुछ रोके टोके।
अब देखिए मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का इडियम क्या हो गया, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, यानी कि कुछ भी छिपाए बिना सब उगल देना। जैसे कोई क्रिमिनल होता है ना, तो वो कुछ भी छिपाए बिना सब उगल दे, तो उसको बोलते हैं मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ओके, वन वू ईट्स एवरीथिंग। अब बताइए वन वू ईट्स एवरीथिंग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ओमनीपोटेंट, इनसॉल्वेंट, ऑप्शन सी इररेसिस्टिबल, ऑप्शन डी ओमनीवर्स। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर 15 का, ए बी सी या डी, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है, सर्वाहारी। ओके, पता है ना। देखिए वेजिटेरियन क्या होता है, जो सिर्फ क्या खाता हो, शाक सब्जियां खाता हो, ठीक है। और ओमनीवोरस क्या होता है, जो सब कुछ खाता हो, मांस मीट मच्छी सब कुछ खाता हो, तो उसे ओमनीवोरस बोल देते हैं, ठीक है। तो अब वन कोई भी, वो जो ईट्स खाता है एवरीथिंग सब कुछ, तो वन वो ईट्स एवरीथिंग ओमनीवर्स हो गया। अब चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट क्या होता है, मैं पहले भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता चुकी हूँ। असीमित शक्तियों वाला, ओके, ओमनीपोटेंट यानी कि असीमित शक्तियों वाला। इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट क्या होता है, गरीब, दिवालिया, उसको बोल देते हैं इनसॉल्वेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है ये जो इनसॉल्वेंट है, इसको भी याद रखिएगा, गरीब या दिवालिया। इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल होता है जिसे रोका ना जा सके, ओके, जिसे रोका ना जा सके, इररेसिस्टिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य है, मुझे भूख लगी थी इसलिए खाना खाया। अब बताइए इसमें कौन सा वाक्य है, दीजिए आंसर जल्दी से बताइए, कौन सा वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, सरल है या निम्न में से कोई नहीं। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त वाक्य। अब मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब भी कोई वाक्य हो और वो कंजक्शन से जुड़ा हो, वहाँ हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। मेनली इसकी पहचान है और या इसलिए, जब कभी और या इसलिए आ जाए तो ज़्यादातर हमेशा संयुक्त वाक्य ही मिलता है। और जो इसके वाक्य होते हैं ना, दो जो कंजक्शन से जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, उनका अलग अलग अपना मीनिंग निकलता है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। स्टिल जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, मैं स्टार्टिंग से हिंदी कराऊंगी, सो डोंट वरी। महात्मा में कौन सी संधि है। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले समझाया था, लेकिन मैंने आज फिर से डाला है क्योंकि एक स्टूडेंट ने कल मुझसे लाइव चैट में पूछा था, तो उसके लिए डाला है मैंने, ये समझाने के लिए। बताइए महात्मा में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है, दीजिए आंसर जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर, दीर्घ संधि। ओके, महात्मा में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब मैंने आपको बताया था, समझाया था, 4-5 वर्ड्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, और व्याकरण की तरीके से मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगी और क्विज भी, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। ओके, तो महात्मा में दीर्घ संधि है। शुभ लाभ में कौन सा समास है। अब बताइए शुभ लाभ में कौन सा समास है। जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूं तो मैंने बताया भी हुआ है ये कि कौन सा समास है, जो ध्यान से सुनता होगा ना उनको पता भी होगा इसका आंसर। बताइए शुभ लाभ में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो गई हैं। इसका आंसर क्या होगा, द्वंद्व। शुभ लाभ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अब देखिए इसमें द्वंद्व समास है क्यों, मैंने आपको बता रखा है, जहां पर भी इस टाइप के शब्द हो, शुभ लाभ, ऊपर नीचे, माता पिता, खाना पीना, गाना सोना, उठना बैठना, ये सब जब भी शब्द इस टाइप के आ जाए तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। ओके, और द्विगु कहाँ होता है, द्विगु जहाँ पर संख्यावाची आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि कोई भी संख्या आ जाए ना, वहां द्विगु होता है। कर्मधारय कौन सा होता है, जहां पर एक पद विशेषण और विशेष्य की उपमा हो। बहुब्रीहि कौन सा होता है, जहां ना उत्तर पद प्रधान हो और ना कोई भी पद प्रधान ना हो, एक तीसरा ही कोई पद प्रधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है। अब बताइए पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है, बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, मैंने आज ये क्वेश्चन पता है, फर्स्ट टाइम ही डाला है कारक का, जिसको पता है वो आंसर दे दीजिए, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस तो मुझे करानी है, अब नहीं तो आपको 1 वीक बाद तक मैं आपको कारक भी रटवाई दूंगी अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा,
अपादान कारक, अपादान कारक है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है में अपादान कारक क्यों है? जिसको कारक की विभक्ति पता है उसको पता होगा। जैसे कारक की विभक्तियां क्या होती है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। ओके, अपादान से अलग आ गया ना, अपादान से अलग। जब भी कोई चीज किसी में अलगाव की सूचना दे रही हो, अलग हो रही हो, तो वहां हमेशा अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना गिर के। तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो ना, तो वहां पर हमेशा अपादान कारक ही होता है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं करता भी कराऊंगी आपकी 10 या आई थिंक मैं 11 या 12 तारीख से आपकी हिंदी स्टार्ट करा दूंगी, थ्योरी विद क्विज। ओके, तो जिसको नहीं समझ आया तब से अच्छे से समझ आने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महंत वसंत में कौन सा अलंकार है? अब बताइए, आए महंत वसंत में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या मानवीकरण अलंकार है? दीजिए आंसर। 20th का क्या होगा, ABC या D? दीजिए जल्दी। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आंसर होगा मानवीकरण अलंकार। अब देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब किसी चीज को हम मानव के रूप में दर्शाते हैं तो वहां हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए कैसे है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। आए महंत वसंत, अब जो वसंत आई है ना उसको महंत के रूप में दर्शाया गया है। महंत क्या होता है? एक तरह का व्यक्ति होता है, ठीक है। तो अब वसंत को महंत के रूप में दर्शाया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ओके, अब अनुप्रास अलंकार सभी को पता है कौन सा होता है? जहां पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। मैं समझा चुकी हूँ आप सबको डेली क्विज में जब मैं कराती हूँ। यमक अलंकार जहां 2 शब्द बार बार आए, ओके, और श्लेष अलंकार जहां एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। देखिए जो स्टूडेंट्स न्यू है ना उनको आई होप थोड़ा इतना ज्यादा समझ नहीं आ रही होगी हिंदी, लेकिन आप ना प्लेलिस्ट में क्विज दी हुई है, क्विज 1 से लेके आप वहां से क्विज को देखिए, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट से, ठीक है। आपको समझ आएगा क्योंकि मैंने बेसिक से थोड़ी सी स्टार्ट करा रखी है वहां से आपको। तो क्विज 1 से देखना मत भूलिएगा। मैं डेली हिंदी के क्वेश्चंस कराती हूँ आपको और उसकी 2-3 दिन तक प्रैक्टिस कराती हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए नहीं है। ये क्वेश्चन कल टेक्निकल टीम की वजह से थोड़ा गलत हो गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता होगा। कांग्रेस ने सहयोग का प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में पारित किया था। तो मैंने बाद में चेक किया, मेरा फर्ज था आपको बताना, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए, आज का प्रश्न आपके लिए। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। एंटोनिम ऑफ एनोनिमस, तो अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका आंसर आपको मुझे लाइव चैट में नहीं, नीचे ऑफलाइन वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर। एंटोनिम ऑफ एनोनिमस, बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन A, B, C या D? सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन नीचे आंसर देना है इसका। ओके, अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। पहले तो किस किस का कितना स्कोर है जल्दी टाइप कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स लाइव वीडियो नहीं देख पाता है, अगले दिन देखता है, वो भी चाहे तो अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है। मैं डेली सबका स्कोर जरूर चेक करती हूँ, तो प्लीज़ जो स्टूडेंट्स वीडियो ऑफलाइन देखे वो भी अपना स्कोर जरूर टाइप किया कीजिए। ओके, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं डेली के डेली, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। देखिए डेली आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज लेके आती हूँ मैं, उसमें हिंदी भी डालती हूँ, इंग्लिश भी डालती हूँ और आपको डेली अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो एक लाइक तो बनता है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बेल आइकन में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे दबाने के बाद, जिसमें ऑल वाला ऑप्शन है ना आपको वो क्लिक करना है, वरना आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और जिस किसी को भी पुराने साल के पेपर के क्वेश्चंस करने हैं, मैं हरियाणा जीके के पुराने साल के पेपर के क्वेश्चंस भी कराती हूँ। प्लेलिस्ट में आपको हरियाणा जीके के नाम से मिल जाएगी क्विज। हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं ना पेपर में, मैं सभी की क्विज करा रही हूँ, तो उनको देखना मत भूलिएगा। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के भी जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं हरियाणा पुलिस या जैसे किसी भी पेपर में, वो क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के और हरियाणा जीके के भी सारे के सारे पुराने साल के क्वेश्चंस देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। ओके, और न्यू स्टूडेंट्स को फिर से बता रही हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, जिसको मई महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, मैंने हरियाणा के कंप्लीट मई महीने के करंट अफेयर्स की वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ना भी मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा, उनको देखना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
Thank you. Bye bye. Like, share and subscribe. Thank you and good night to all of you.